जी एन एलिजी, आगे प्रोनाउंसिएशन लिखा है एलिजी, इज ए पोइम ऑफ मॉर्निंग। मॉर्निंग की पोइम है ये। मॉर्निंग की स्पेलिंग आप देखोगे वो सुबह वाली नहीं है, ये मॉर्निंग है, शोक मनाना, दुख प्रकट करना, मॉर्न। तो दुख प्रकट करने वाली पोइम है, शोक मनाने वाली। रिटन इन ए सॉम्बर स्टाइल, और स्टाइल होता है सॉम्बर। सॉम्बर का मतलब सीरियस, गंभीर। It reflects seriously on death and on the person who has passed। तो जो व्यक्ति पास हो चुका है यानी मर चुका है, उसके ऊपर ये सीरियसली रिफ्लेक्ट करती है, उसके ऊपर सीरियसली चिंतन करती है। रिफ्लेक्ट करने का मतलब, एलिजीज आर रिटन फॉर ए स्पेसिफिक पर्सन। तो एलिजी जो है एक विशेष पर्सन के लिए लिखी जाती है। यूजुअली समवन द ऑथर न्यू वेल, और ज़्यादातर उसमें लिखने वाला जो ऑथर होता है वो उस व्यक्ति को अच्छे से जानता है। यानी कोई अगर ख़ास प्रिय दोस्त की डेथ हो गई, या कोई ऐसा व्यक्ति था जिसको वो अच्छे से जानता था, या कोई फेमस पर्सन था जिसके प्रति उसका लगाव था, उसके दुख से जो मन में भाव आते हैं उनको कविता के माध्यम से एक्सप्रेस करता है वो। ऐसी पोइम को हम एलिजी कहते हैं। Although sometimes people write elegies for long dead heroes, कभी कभी लोग पुराने जो हमारे हीरोज़ हैं, महापुरुष रहे हैं, उनकी डेथ के ऊपर भी कविताएं लिख देते हैं, वो भी एलिजी की श्रेणी में ही आती है। द इमोशनल इफ़ेक्ट इज़ यूजुअली ग्रेटेस्ट, तो उसका इमोशनल इफ़ेक्ट जो है वो बहुत बड़ा होता है। हावेवर व्हेन द एलिजी इज़ रिटन फ्रॉम ए पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ लॉस, वो ज़्यादातर प्रभावी एलिजी वही होती हैं जिसमें पर्सनल लॉस का जिक्र होता है। यानी कोई ख़ास व्यक्ति अगर हमारा मर जाता है तो जब हम उसके ऊपर कोई कविता लिखते हैं तो वो ज़्यादा प्रभावी होती है, जिस पर्सनल लॉस दिखाया जाता है। एज ए लिटरेरी डिवाइस एंड पोइटिक फॉर्म, एलिजी ट्रेडिशनली एनकम्पासेस थीम दैट रिप्रेजेंट ए पोइज डीप एंड मीनिंगफुल पर्सनल रिफ्लेक्शंस। तो ये लगभग वही बात दोबारा बताई गई है कि एक लिटरेरी डिवाइस के रूप में एलिजी ट्रेडिशनली, परंपरागत रूप से उन थीम्स को एनकम्पास करती है, उन थीम्स को समाहित करती है जो पोइट के डीप और मीनिंगफुल पर्सनल रिफ्लेक्शन को रिप्रेजेंट करती है, जो पोइट के बहुत ही गहरे भावों को रिप्रेजेंट करती है। टॉमस ग्रेज वेल नोन पोइम एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, ये आपको याद रखना है कि इंग्लिश लिटरेचर में ये बहुत ही फेमस एलिजी है, टॉमस ग्रे की लिखी हुई है। एन एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड, गांव के कब्रिस्तान के अंदर एक एलिजी लिखी हुई, इसका नाम यही है। पब्लिश्ड इन द मिड 18th सेंचुरी, ये मिड 18th सेंचुरी में पब्लिश हुई थी, यानी 18th सेंचुरी के मिडल में, 1750-60 के बीच में सी। सोलिडिफाइड एलिजी पोइम एज ए फिलोसॉफिकल एक्सप्रेशन ऑफ लेमेंटेशन एंड मॉर्निंग। तो इसके अंदर पोइट की लेमेंटेशन और मॉर्निंग का एक्सप्रेशन है, अभिव्यक्ति है। लेमेंटेशन क्या होता है? विलाप। जब हम किसी की मृत्यु पर रोते हैं तो उसको लेमेंट करना बोलते हैं। मॉर्निंग, शोक प्रकट करना। सम हैव टर्म दिस टाइप ऑफ पोइट्री एज ग्रेवयार्ड और चर्चयार्ड पोइट्री। तो बाद में इस तरह की पोइम्स और भी लिखी गई जो उनको फिर नाम ही पड़ गया उनका, ग्रेवयार्ड और चर्चयार्ड पोइट्री, जिसमें पोइट चर्च में बैठ करके किसी उन मरने वालों की कब्र के पास बैठ करके उनके प्रति अपना दुख प्रकट करता है। बड़ी फेमस पोइम है ये, एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, बहुत ही लंबी पोइम है। इसमें पोइट कब्रिस्तान में बैठ करके उन सब के भाग्य पर रोता है जो गांव के आम लोग होते हैं और जो मर जाते हैं, और वो सोचता है कि ये गांव के लोग भी तो टैलेंटेड थे, इनमें भी तरह तरह का टैलेंट था, लेकिन इनकी मृत्यु के ऊपर रोने वाला कोई नहीं है, क्योंकि उनको मौका नहीं मिला अपने टैलेंट को शो करने का, क्योंकि वो गांव में रहते थे, गरीब लोग थे। तो हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे महापुरुष शुद्ध होते, बहुत सारे वैज्ञानिक बनते, बहुत सारे अच्छे अच्छे लेखक बन सकते थे। ये उसकी थीम है उस पोइम की, अपने सिलेबस में है, शायद अपने पढ़ेंगे आगे। इंटेंडेड टू एक्सप्रेस बीरीवमेंट, सोरो एंड पेन। तो इस तरह की पोइट्री के अंदर ये सारे भाव व्यक्त होते हैं, बीरीवमेंट, सोरो और पेन के।
In addition, much of graveyard poetry addresses the physical phenomenon of death and fleeting nature of life. तो ग्रेवयार्ड पोइट्री, इस तरह की पोइट्री के अंदर फिजिकल फिनोमिनन ऑफ डेथ इसको एड्रेस किया गया है। फिजिकल फिनोमिनन, फिनोमिनन होती है एक नेचुरल घटना, तो डेथ एक नेचुरल घटना है, उसको एड्रेस किया गया है। और लाइफ का जो फ्लीटिंग नेचर है, फ्लीटिंग का मतलब अस्थाई, ज़िंदगी बड़ी अस्थाई है, ज़िंदगी का कोई पता नहीं कब ख़त्म हो जाए, उस पे एलिजी ये भाव व्यक्त करती है। However, elegiacal poetry can address many themes other than loss of life and grief. तो ये इस तरह की पोइट्री जो है, कई बार क्या होता है, शुरू तो होता है उस डेथ से, जो डेथ हुई है पोइट के किसी नियर वन की, लेकिन बाद में वो फिलोसॉफिकल हो जाता है और भावनाएं भी व्यक्त करता है लाइफ के प्रति, या उसका जो जीवन के प्रति जो थ्योरी है वो बताने लग जाते हैं। तो सिर्फ एक ही व्यक्ति के ऊपर केंद्रित नहीं रहती है, कई बार वो काफ़ी उसके विचार फैल जाते हैं। Here are some common examples of theme in elegy. तो एलिजी की ये थीम हो सकती है। तो सबसे बड़ी चीज़ तो ये है कि डेथ होती है किसी की, उसके ऊपर बोला जाता है डेथ एंड इट्स इनएविटेबिलिटी एंड और यूनिवर्सलिटी। तो एलिजी की ये थीम्स है। सबसे पहली तो डेथ की है। इनएविटेबिलिटी क्या होती है? इनएविटेबल होता है अपरिहार्य, जो होना ही होता है, जिसको कोई टाल नहीं सकता। हम कह सकते हैं डेथ इज़ इनएविटेबल। इनएविटेबल का मतलब अवश्यम भावी है, होनी ही है, उसको टाला नहीं जा सकता। और यूनिवर्सलिटी, यूनिवर्सलिटी का मतलब सर्वव्यापी है, हर जगह है। दूसरी थीम इसकी हो सकती है पर्सनल लॉस। जब कोई व्यक्ति, किसी व्यक्ति का कोई नज़दीकी चला जाता है तो पर्सनल लॉस तो होता ही होता है ना। ये ह्यूमन काइंड एंड नेचर, मानवता और प्रकृति, ये भी एलिजी की थीम में शामिल है। मेमोरी ऑफ एंड द पास्ट, पुराने टाइम की याद भी आती है, फिर जो पल उस व्यक्ति के साथ बिताए गए थे उनका भी जिक्र होता है। फिर नोस्टैल्जिया फॉर यूथ, नोस्टैल्जिया होता है पुरानी बातों को याद करना, उसको नोस्टैल्जिया कहते हैं, नोस्टैल्जिक फीलिंग। तो यूथ के प्रति नोस्टैल्जिया, ये भी इसकी थीम है। आइसोलेशन, एकांत, डिवोशन, समर्पण, सोसाइटी, समाज, लॉस ऑफ लव, प्यार का नुकसान, डेथ ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर। और अगर वो एलिजी किसी महापुरुष पे लिखी गई है, ऐसे व्यक्ति पर जो पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए महत्वपूर्ण था, तो उसमें ये भी शामिल हो जाती है डेथ ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर, राइटर और अदर पब्लिक फिगर्स, हीरोज़। फेमस एग्जाम्पल्स, अब कुछ एक एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए कि लिटरेचर के अंदर कौन कौन सी कविताएँ हैं जो फेमस रही हैं एलिजी के रूप में। तो एक तो आपको मैंने बता ही दिया, कौन सा था, अभी अभी हमने पढ़ा था ना, टॉमस ग्रे की एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड। तो देयर इज़ एन एस्टैब्लिश्ड ट्रेडिशन ऑफ ऑथर्स कंपोजिंग एलिजीज दैट आर इंस्पायर्ड बाय एंड ऑनर देयर फेलो लिटरेरी काउंटरपार्ट्स। तो एक ट्रेडिशन है इंग्लिश लिटरेचर के अंदर कि बहुत सारे पोइट्स ने अपने साथी पोइट्स जो थे उनकी मृत्यु के ऊपर एलिजी लिखी है, उनके साथी लेखक जो थे, और उनको सम्मानित करने के लिए भी, उनकी इज्जत करने के लिए भी, जब वो मर गए हैं तो उनका सम्मान कैसे किया जाए। अब क्योंकि वो जो खुद लेखक हैं तो वो उनके ऊपर कोई ऐसी पोइम लिख जाते हैं जो बरसों बरस तक याद रहती है लोगों को। दीज पोइम्स ऑफन रिफ्लेक्ट फीलिंग्स ऑफ लैमेंट फॉर द ऑथर्स डेथ। तो ये जो पोइम है ज़्यादातर ऑथर की डेथ के ऊपर लैमेंट को प्रकट करती है। लैमेंट पता लग गया आपको क्या है? विलाप, दुख, शोक। यूलोजिस्टिक प्रेज फॉर देयर लिटरेरी वर्क एंड इम्पैक्ट। और साथ में ही जो व्यक्ति मरा है उसने जो काम किए थे, जो राइटिंग्स लिखी थी, जो पोइम्स लिखी या ऐसे लिखे, जो भी उसने लिखा, लिटरेरी वर्क जो भी किया, उसकी प्रेज भी की जाती है उस कविता के अंदर। यूलोजिस्टिक प्रेज, यूलोजाइज करना, किसी को मान सम्मान में वृद्धि करना, उसको होता है यूलोजाइज करना। ऐसी प्रेज करते हैं जिससे उसके मान सम्मान में वृद्धि होती है। एंड ए फॉर्म ऑफ सोलेस फॉर अदर मॉर्नर्स। और उस कविता के माध्यम से जो दूसरे लोगों को दुख होता है, अदर मॉर्नर्स जो होते हैं, अदर शोक करने वाले होते हैं, उनको भी सोलेस मिलती है। सोलेस मिलती है, नहीं सांत्वना मिलती है। सोलेस होती सांत्वना। हु मे बी विदाउट द पावर ऑफ एलिजियाइकल एक्सप्रेशन। वो लोग ऐसे हो सकते हैं कि इस तरह की एक्सप्रेशन नहीं दे सके। अब हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके जब कोई करीबी लोग डेथ हो जाती है, हम दुखी तो बहुत होते हैं, लेकिन हमारे अंदर वो पावर नहीं है कि हम उनके ऊपर कुछ लिख सकें। सभी लोगों के पास तो ये टैलेंट नहीं होता है।
मान लो उस पर किसी और ने कोई कविता लिख दी तो उसको पढ़ के हमें भी फिर सांत्वना मिलती है कि बहुत अच्छा लिखा है इसके बारे में। तो आगे कुछ एक एग्जांपल्स हैं जो आपको याद रखने हैं, इंपॉर्टेंट है ये। पहला एग्जांपल तो हमने पढ़ ही लिया, एलिजी रिटन इन ए कंट्री चर्चयार्ड बाय टॉमस ग्रे, इंस्पायर्ड बाय द डेथ ऑफ द पोइट रिचर्ड वेस्ट। तो ये जो कविता है एलिजी रिटन इन कंट्री चर्चयार्ड, ये किसकी डेथ से प्रेरित होकर लिखी? रिचर्ड वेस्ट की। हालांकि उस पूरी पोएम के अंदर रिचर्ड वेस्ट का कोई जिक्र नहीं है, और पूरी पोएम के अंदर वो उन लोगों को मॉर्न करता है जो आम लोग थे गांव के, पर ये उसका फ्रेंड था रिचर्ड वेस्ट, ये भी उन्हीं में से एक होगा जिसका टैलेंट निखर करके लोगों के सामने नहीं आया, तो उसने उसको उसकी जगह सभी लोगों के प्रति ये एलिजी समर्पित कर दी। अगली है इन मेमोरी ऑफ W.B. यीट्स। ये एलिजी किसने लिखी है? W.H. ऑडन ने। तो ये W.B. यीट्स एक बहुत ही फेमस पोइट हैं। ये जब इनकी जब डेथ हुई तो इन्हीं के समकालीन ये W.H. ऑडन थे, इन्होंने उसकी याद में ये कविता लिखी, ऑनरिंग द पासिंग ऑफ आयरिश पोइट विलियम बटलर यीट्स। तो ये किसको समर्पित है? W.B. यीट्स को। नाम भी उसका आ गया इसके अंदर। अगली फेमस एलिजी है एडोनिस। ये एडोनिस जो एलिजी है ये किसने लिखी है? नहीं, जॉन कीट्स ने नहीं लिखी है। हाँ, पर्सी बिश शैली। ये भी बहुत ही फेमस पोइट है इंग्लिश लिटरेचर में, पर्सी बिश शैली। इसको बिश बोलते हैं, शॉर्ट में इसको PB शैली कहते हैं, और ज़्यादातर इसको शैली ही पुकारते हैं, शैली। पर्सी बिश शैली इनका पूरा नाम है। इन्हीं के समकालीन एक पोइट थे जॉन कीट्स, बहुत ही फेमस पोइट हैं ये भी। जब आप आगे लिटरेचर पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा इनकी, जब हम कविताएं पढ़ेंगे। तो जब जॉन कीट्स की डेथ हुई, जॉन कीट्स जब डेथ हुई तो वो सिर्फ 25 साल के थे। TB से डेथ हो गई थी उनकी, और 25 साल की उम्र तक की उन्होंने बहुत ही अच्छी अच्छी पोइम्स लिख दी थी, जिससे वो आज बहुत फेमस हैं। उनकी डेथ पे एक एलिजी लिखी जिसका नाम लिखा एडोनिस। ठीक है, ये आपको याद रखना है किसकी डेथ पे लिखी है, किसने लिखी है। फिर अगली है थायरसिस। ये भी एक पोइम का नाम है। ये किसने लिखी है? मैथ्यू आर्नल्ड ने। और किसकी डेथ पर लिखी है? कमेमोरेशन होता है, कमेमोरेशन का मतलब समर्पित करते हुए, उसके सम्मान में। आर्थर ह्यू क्लाउ। आर्थर ह्यू, इसका प्रोनाउंसिएशन जानना जरूरी है, ह्यू है ये और क्लाउ है आगे। ब्लेक्स प्योरेस्ट डॉटर बाय ब्रायन पैटन, एलिजी फॉर द पोइट स्टीव स्मिथ। तो ये ब्लेक्स प्योरेस्ट डॉटर जो है ये ब्रायन पैटन की लिखी है फॉर द पोइट स्टीवी स्मिथ। अब थोड़ा सा आगे और आते हैं, एलिजी, डर्ज और यूलॉजी में क्या फ़र्क है। एलिजी हो गया किसी की मृत्यु पे लिखी हुई ऐसी कविता जो मॉर्निंग की कविता है, शोक की। डर्ज भी ऐसा ही होता है, शोक प्रकट करने वाले ही गीत होता है डर्ज भी। और यूलॉजी होती है किसी की स्तुति, हिंदी में इसका ये वर्ड है स्तुति गान। स्तुति का मतलब किसी की प्रशंसा करना। तो इन तीनों में फ़र्क है थोड़ा थोड़ा, वो अपने को पता होना चाहिए। एलिजी, डर्ज एंड यूलॉजी सर्व सिमिलर पर्पजेज इन रिलेशन टू मॉर्निंग एंड फ्यूनरल सर्विसेज। तो ये तीनों ही एलिजी, डर्ज और यूलॉजी हैं, इनका पर्पज सिमिलर है, यानी उद्देश्य इनका समान है। जहाँ तक मॉर्निंग की बात आती है और फ्यूनरल सर्विस की बात आती है, जहाँ तक शोक की बात आती है या अंतिम संस्कार, ये फ्यूनरल सर्विस होती है, अंतिम संस्कार होते हैं। बट दे आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम ईच अदर, परंतु इन तीनों में डिस्टिंक्शन है, थोड़ा सा फर्क है, डिस्टिंक्ट हैं ये। एन एलिजी इज ए पोइम दैट रिफ्लेक्ट्स ऑन ए सब्जेक्ट और पर्सन थ्रू सोरो और मेलंकली। एलिजी एक ऐसी पोइम है जो रिफ्लेक्ट करती है, जो चिंतन करती है सब्जेक्ट पे या उस पर्सन पे सोरो या मेलंचोली के माध्यम से, मेलंकली के माध्यम से, सॉरी, सोरो यानी दुख और मेलंकली यानी उदासी के माध्यम से करती है। एलिजीज आर टिपिकली पोइम्स अबाउट समवन हु हैज़ डाइड। तो एलिजी ज़्यादातर उनके लिए पोइम होती है जो मर चुके हैं। ए डर्ज इज ए ब्रीफ हिम और सॉन्ग दैट एक्सप्रेसेस लेमेंटेशन और ग्रीफ एंड इज जनरली कंपोज टू बी परफॉर्म्ड एट ए फ्यूनरल। तो डर्ज एक छोटा सा सॉन्ग है, छोटा सा गीत है। हिम, ये हिम बोलते हैं इसको, HYMN, एन साइलेंट इसमें, हिम। हिम का मतलब होता है भजन, ये छोटा सॉन्ग। तो ये एक छोटा गीत होता है जो लेमेंटेशन और ग्रीफ को ही एक्सप्रेस करता है, एलिजी की तरह ही। लेकिन फ़र्क ये है कि इसको ज़्यादातर कब गाया जाता है? फ्यूनरल पे गाया जाता है। फ्यूनरल जब अंतिम संस्कार कर रहे होते हैं ना, तब गाया जाता है।
एलिजी तो कभी भी लिखी जा सकती है, बाद में लिखी जा सकती है, फ्यूनरल हो गया उसके महीने बाद 2 महीने बाद भी लिख सकते हो, लेकिन मौके पर जो गाया जाए उसको डर्ज कहते हैं। फिर तो ज़्यादा फर्क नहीं हुआ ना, थोड़ा ही फर्क हुआ भाई, दोनों ही चीज़ें हैं जो उसकी डेथ पे शोक मना रही हैं, परंतु वो उसके फ्यूनरल पे बोला जाता है। एंड इज जनरली कंपोज टू बी परफॉर्म्ड एट ए फ्यूनरल। इन लिरिक पोइट्री ए डर्ज इज टिपिकली शॉर्टर एंड लेस रिफ्लेक्टिव और मेडिटेटिव देन एन एलिजी। और ज़्यादातर डर्ज जो है वो छोटा होता है और उसमें उतनी गहराई नहीं होती जितनी एलिजी में होती है, ज़्यादा रिफ्लेक्टिव नहीं होता, ज़्यादा मेडिटेटिव नहीं होता है, ज़्यादा उसमें ज़्यादा चिंतन नहीं होता है। अब यूलोजी क्या है? ए यूलोजी इज ए स्पीच गिवन एज पार्ट ऑफ ए फ्यूनरल सर्विस दैट इज रिटन इन ट्रिब्यूट एंड प्रेज ऑफ समवन हु हैज़ रिसेंटली डाइड। तो वो भी फ्यूनरल सर्विस का ही पार्ट होती है यूलोजी भी, उसमें सिर्फ प्रशंसा की जाती है उस आदमी की जो अभी अभी मरा है, सिर्फ उसकी स्तुतिगान किया जाता है कि वो ऐसा था वैसा, ज़्यादा उसमें दुख प्रकट ना करके उसकी प्रशंसा की जाती है। तो ये तीनों 4 जो लिटरेरी टर्म्स हैं, एलिजी, डर्ज, यूलोजी, ये अपने को 3 हैं, ये सिमिलर सी हैं, थोड़ा बहुत फ़र्क है, उनके एग्जाम्पल ये आपको याद रखने हैं। ओके।